हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और साथ ही कला और संस्कृति का विकास जो सूरवंश का शासन चला उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सूरवंश का जो शासन मुख्य रूप से दिल्ली पर चलता है, स्थापित होता है, तो उसमें प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं लाई गई वो मुख्य रूप से शेर शाह सूरी के द्वारा ही लाई गई। उसी व्यवस्था को उनके उत्तराधिकारी जो है सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक का शासन होता भी नहीं है, सिर्फ 15 साल तक सूरवंश का शासन दिल्ली पर चलता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या होती है इस शासन व्यवस्था की कि ये एक आइडियल शासन व्यवस्था माना जाता है और बाद के वर्षों में अकबर ने पूरी तरीके से शेर शाह सूरी की नीतियों का पालन किया, फॉलो किया उन्हीं नीतियों को। जैसे जमीन से जुड़े हुए मामले हों, उसके बाद कर संग्रह से जुड़ा मामला हो, प्रशासन की बात हो, सिक्के चलाने की बात हो, तो सारी व्यवस्थाएं जो है सो वो चलाई गई। सिक्का व्यवस्था जो चलाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, मुद्रा व्यवस्था, वो ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का एक आधार बनता है। तो इतनी सुदृढ़ मुद्रा व्यवस्था शेर शाह सूरी ने स्थापित की थी। तो हम आज डिस्कस करेंगे प्रशासनिक और कला संस्कृति से जुड़ी हुई बातों का। तो शुरुआत करते हैं। सूरवंश का जो शासन था, या कह लें कि शेर शाह सूरी का जो प्रशासन था, मुख्यतः इसके 3 अंग होते हैं। सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो, जिसे केंद्रीय प्रशासन कह सकते हैं, तो जैसे वर्तमान में जैसे केंद्र के स्तर पे शासन चलता है, हमारे यहाँ राज्यों के स्तर पे एक अलग सरकारें होती हैं। उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन कुछ उसी तरीके की व्यवस्था चल रही थी कि केंद्रीय स्तर पे एक शासन व्यवस्था होती है, फिर प्रांतों के स्तर पे होता है, उसके बाद जिलों के स्तर पे होता है, और सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई होती है वो गांव होता है। तो इन्हीं के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो सुल्तान अर्थात राजा को सुल्तान कहा जाता था और वो शक्ति का मुख्य केंद्र होता था। सारी शक्तियां उसी में निहित रहती थी। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था केंद्र के स्तर पे, और उस मंत्री परिषद में अनेक मंत्री होते थे, जिसमें मुख्य रूप से 6 मंत्री थे। वो कौन कौन से थे? तो दीवाने वजारत, ये वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला देखता था यह विभाग। इसके अंतर्गत कर संग्रह आता था। उसके बाद लगान लगाना, मालगुजारी वसूल करना। तो टैक्स से जुड़े हुए या वित्त से संबंधी जितने मामले होते थे वो इसी विभाग के अंतर्गत आते थे। दूसरा विभाग था दीवाने आरिज, यह सैन्य विभाग था, और सैनिकों से जुड़े हुए जितने भी मामले होते थे वो यही विभाग देखता था। चाहे सैनिकों की भर्ती हो, उन पे, उनके रख रखाव पर, अस्त्रों शस्त्रों के रख रखाव पे जो खर्च हो, वो नई नियुक्तियां करना, नए साजो सामान खरीदना, गोला बारूद खरीदना, हथियार खरीदना, तो ये सारी चीजें जो है वो देखने का काम करता था दीवाने आरिज। उसके बाद दीवाने रसालत, ये विदेश विभाग था, और विदेश विभाग का जो काम होता था वो अन्य बाहर के राज्यों के साथ में किस तरीके के संबंध होंगे, उस संबंध को विकसित करना, और उस संबंध को विकसित करने में इनकी भूमिका होती थी विदेश विभाग की। दीवाने रसालत विदेश विभाग, उसके बाद दीवाने इंसा, यह पत्र व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला विभाग होता था। साथ में जो शाही फरमान जारी होते थे, सुल्तान के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे, उन आदेशों को लिखना भी दीवाने इंसा के अंतर्गत ही आता था, और सुल्तान के द्वारा जो आदेश निर्गत किए जाते थे उनको जारी करवाना, लोगों तक पहुंचाने का काम इसी दीवाने इंसा विभाग के अंतर्गत होता था। ये मुख्य रूप से शुरू के 4 विभाग थे। इसके अतिरिक्त 2 और विभाग थे। एक था दीवाने कजा,
ये न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ विभाग था। न्याय के मामले देखा करता था। उसके बाद एक और विभाग था, वो था दीवाने बरीद। ये गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था को देखने वाला विभाग होता था। एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था थी सूर्यवंश के अंतर्गत, तो उस विभाग को देखने का काम यही करता था। अब दूसरे स्तर का प्रशासन जो है वो प्रांतीय स्तर पे होता था, और प्रांतों को सूबा भी कहा जाता था, इक्ता भी कहा जाता है। तो दूसरी जो इकाई थी, प्रशासनिक इकाई, वो प्रांत, सूबा या इक्ता था। अब प्रांत भी कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता था, जिसे सिकदार कहा जाता था। और सिकदार को वर्तमान में स्थिति से अगर तुलना करें तो ये जिला के बराबर होता था। और सिकदार में दो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। एक होते थे सिकदारे सिकदारान, सिकदारान। तो इनका काम क्या होता था, तो ये सैन्य विभाग से जुड़े हुए मामले को देखते थे। यहाँ पे सैनिक होते थे, तो वो मुख्यतः क्या होता था, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिले स्तर पर सैनिक रखे जाते थे। तो वर्तमान में जो पुलिस की व्यवस्था है, कुछ उसी तरीके की पुलिस व्यवस्था उस समय में भी स्थापित की थी शेरशाह सूरी ने। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे मुंसिफे, मुंसिफा कहा जाता था। और इनका काम होता था न्याय, न्याय प्रदान करना। लोगों को अगर किसी लोगों के बीच में अगर किसी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है, तो उस संबंध में लोगों को न्याय प्रदान करना इस अधिकारी का मुख्य काम होता था। जिला जो है वो भी अलग छोटी छोटी इकाइयों में बटा होता था, जिसे परगना कहा जाता था। और यह वर्तमान समय में देखे तो प्रखंड या अंचल से इसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे भी अनेक अधिकारी लोग होते थे। वो मुख्य अधिकारी कौन कौन से होते थे, तो सिकदार, सिकदार मतलब सैनिक यहाँ भी है। मतलब परगना के स्तर पर भी सैनिक होते थे, जिनका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो एक तरीके की ये पुलिसिंग व्यवस्था थी। मुंसिफ, मुंसिफ का काम न्याय देना होता था। उसके बाद फौजदार, ये खजांची होते थे, मतलब पैसों के लेन देन से जुड़े हुए मामले को देखते थे और उसका हिसाब किताब रखते थे। ये खजांची का काम होता था। लेखपाल, लेखपाल का काम होता था लेखा जोखा रखना। जो भी परगना के स्तर पे जो भी काम होते थे, उन सारे कामों का लेखा जोखा रखना, रिकॉर्ड तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी चीजें जो हैं सो ये लेखापाल करते थे। और लेखापाल को क्लर्क भी कह सकते हैं। क्लर्क जो अभी वर्तमान समय में है उन होते हैं, उनका मुख्य रूप से यही काम होता है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। तो यही काम उस समय भी करते थे लेखापाल। सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो गांव थी। और ये गांव के मुख्यतः दो अधिकारी होते थे। एक तो मुखिया होते थे, जिसे ग्राम प्रधान भी कहा जाता था, और दूसरे पटवारी होते थे। तो पटवारी का जो काम मुख्य रूप से होता था, वो जमीन से जुड़ा हुआ होता था। जमीन की नाप नपाई करना, सही जमीन की नपाई हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना, देखना, ये पटवारी के अंतर्गत आता था। तीसरी चीज अगर देखें तो गुप्तचर व्यवस्था पे, अब प्रशासन के अलग अलग तत्व या अवयव जो हैं उनको अगर देखें तो गुप्तचर व्यवस्था थी। मजबूत गुप्तचर व्यवस्था शेरशाह ने की थी, और उसके लिए जो प्रमुख होता था उसे बरीदे मुमालिक कहा जाता था। अब हम आते हैं आर्थिक स्थिति पर। तो आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो था भूमि कर या कृषि कर। और कृषि कर जो है वो 1/4 से लेके 1/2 तक होता था। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अधिकतर जगहों पर 1/3 कृषि कर के रूप में लिया जाता था। जो आय के अन्य स्रोत होते थे वो थे व्यापार कर, जजिया कर
और युद्ध में लूट पर जो कर लगता था, अर्थात कि खुम्स भी एक आय का प्रमुख जरिया होता था। इसके अलावा शेर शाह सूरी की जो विशेषता थी इनके समय की, कि इन्होंने क्या किया कि जमीनों को अलग अलग किस्मों में विभाजित किया गया था। उत्तम कोटि की जमीन, मध्यम कोटि की जमीन, निम्न कोटि की जमीन, और अलग अलग कोटियों की जमीनों पर जो कर लिए जाते थे, जो लगान लगाए जाते थे, वो अलग अलग होता था। अर्थात कह लें कि जमीन की उर्वरा शक्ति के आधार पे जमीन को बांटा गया था और उसी के अनुसार से कर निश्चित किया गया था, मालगुजारी निश्चित किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है। एक जो और टैक्स देखने को मिलता है जो इस पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण एक है, ये कहीं और नहीं मिलता इस प्रकार के टैक्स का स्ट्रक्चर, तो वो है जरीबाना। तो जरीबाना क्या है? सर्वेक्षण शुल्क। सर्वेक्षण शुल्क जमीन की नपाई करना, वो सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। जमीन का अगर सर्वे किया जा रहा है तो उसके लिए एक शुल्क लिया जाता था, और ये शुल्क होता था जो भूमि कर है, जो भूमि कर होता था उसका 2.5% जरिमाना के रूप में लिया जाता था। उसके बाद महाशिलाना, यह कर संग्रह शुल्क था और यह 5% लिया जाता था। भूमि कर का 5% महाशिलाना के रूप में लिया जाता था। तो ये दो नए तरीके के कर शेर शाह सूरी ने लगाए थे। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो इसके समय में किसानों को पट्टे पर जमीन देने की प्रथा शुरू हुई थी। किसानों को पट्टे पर जमीन दे दिया जाता था, उसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता था और बदले में किसानों को एक लगान देना होता था। तो यह कह लें तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे हो रही है, और इसी जमींदारी व्यवस्था को बाद में अकबर ने अपनाया, बाद के समय में अंग्रेजों ने भी अपनाया, और अगर कह लें तो वर्तमान समय तक भी कुछ हद तक ये व्यवस्था चली आ रही है। क्योंकि अभी भी जो किसानों को जमीन दिया जाता है तो वो रैयत ही होते हैं, और बदले में किसानों को लगान देना होता है, मालगुजारी देना होता है सरकार का। तो इस व्यवस्था की शुरुआत शेर शाह सूरी ने ही की थी। भूमि को उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग कोटि में बांटकर कर लगाया गया था। भूमि को नापने की व्यवस्था शुरू की गई थी। उसके लिए दो जो स्टैंडर्ड जो पैमाने थे वो रखा गया था। एक था गजे सिकंदरी इस्तेमाल किया जाता था, और गजे सिकंदरी 34 अंगुल के बराबर होता था, या कह लें कि 32 इंच के बराबर होता था। दूसरी जो मापक थी वो थी सन की डंडी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है कि जमीन भूमि की माप करने के लिए गजे सिकंदरी और सन की डंडी का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आते हैं सिक्का व्यवस्था पर। तो शेर शाह सूरी ने एक मजबूत मुद्रा प्रणाली स्थापित की थी, विकसित की थी, और इस मुद्रा प्रणाली को बाद में ब्रिटिशर्स ने भी अपनाया। तो यहाँ पे कह ले तो ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का ये आधार बनता है। तो शेर शाह ने क्या किया? तो सबसे पहला काम तो वो करते हैं कि जितने भी पुराने और घिसे पीटे सिक्के थे उनको चलन से बाहर कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। बदले में नए सिक्के लाए जाते हैं। दो तरीके के सिक्के मुख्य रूप से आते हैं। एक चांदी का बना सिक्का होता है जिसे रुपया कहा जाता है, और ये 180 ग्रेन का था। तो 180 ग्रेन का एक सिक्का होता था, उसे 1 रुपया कहा जाता था। उसी प्रकार से तांबे का जो सिक्का होता था उसे दाम कहा जाता था, और ये 360 ग्रेन का होता था। और ये 360 ग्रेन तांबे का जो सिक्का होता था 1 के बराबर होता था। सिक्कों की जो ढलाई होती थी उसके लिए टकसालें स्थापित की गई थी। 23 अलग अलग टकसाल स्थापित किए थे शेर शाह ने, और सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद अरबी और नागरी भाषा में खुदा हुआ होता था।
और ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का ये आधार बनता है शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया, ढाला गया सिक्का। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब न्याय व्यवस्था पर आते हैं तो सुल्तान जो है वो हेड होता था न्याय व्यवस्था का किसी, और वो एक अपनी दरबार लगाते थे सप्ताह में या महीने में कुछ दिन फिक्स होते थे जिस समय वो सुल्तान जो है वो न्याय किया करता था। अन्य जो न्यायिक अधिकारी होते थे वो थे सिकदार में मुंसिफे मुंसिफा, उसके बाद परगना में अगर देखें तो मुंसिफ होते थे, काजी होते थे, वो दीवानी मामलों में वो न्यायाधीश का काम करते थे। तो शेरशाह सूरी ने एक उपाधि भी धारण की थी, सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। अब हम सैन्य व्यवस्था पे आते हैं तो शेरशाह सूरी ने एक मजबूत सैन्य व्यवस्था भी स्थापित की थी, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को सुरक्षित रखने का और उसको विस्तार देने के लिए सेना की जरूरत पड़ती है। तो एक मजबूत सेना होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, शेरशाह सूरी ने क्या किया, तो मुख्य रूप से इसने अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित था। इसका जो सेना जिस तरीके से गठित की थी और जिस प्रकार से संचालन किया जा रहा था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का कह सकते हैं कि नकल था। चार तरीके की चीजें थी, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, तोप थे, उसके बाद पैदल सेना थे। सबसे ज्यादा संख्या पैदल सेना की होती थी, लेकिन महत्व के दृष्टि से घुड़सवार सेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। सैनिकों को नगद वेतन दिए जाते थे और उसके बाद उनको घोड़ों को दागने की प्रथा भी थी, और सैनिक जो भर्ती लिए जाते थे उनकी हुलिया लिखी जाती थी, उनके बारे में पूरा वर्णन लिखा हुआ होता था। अब हम आते हैं कला और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण काम। तो कला के क्षेत्र में देखें तो एक मलिक मोहम्मद जायसी, उसको संरक्षण देता है शेरशाह सूरी अपने दरबार में, और मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये पद्मावत की रचना करते हैं, जिससे कि रानी पद्मावती के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद निर्माण के क्षेत्र में अगर आए तो कुछ शहरों को बसाया, जैसे पटना बिहार की जो वर्तमान राजधानी है, उसका आधुनिक रूप इसी ने दिया। कन्नौज को पहले इसने उजाड़ा था और उसके बदले में शेर सूर जगत नाम से एक शहर बसाया था। कुछ किले बनवाए, जैसे कि रोहतासगढ़ का किला जो कि पेशावर में बनाया जाता है, वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद सासाराम में अपना वो मकबरा खुद बनवाता है शेरशाह, और ये अष्टभुजाकार मकबरा होता है, जो कि सासाराम में एक झील है और झील के बीचों बीच ये मकबरा बना हुआ है, और अपनी स्थापत्य कला के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है किलाए कुन्हा मस्जिद। तो ये निर्माण के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शेरशाह सूरी का जो काम होता है वो सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ होता है। शेरशाह सूरी ने ऐसा प्रयास किया कि जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया जाए, और उसने जितना हो सका सड़कें बनवाई। सबसे पहले तो वो पहले जो उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, तो पेशावर से लेके बंगाल के सोनार गांव तक एक रोड बनवाता है या मरम्मत करवाता है, और उसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बाद के समय में, अंग्रेजों के समय में इसका नाम बदल दिया जाता है, जीटी रोड किया जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी रोड का नामकरण किया गया NH1 और NH2 के नाम से। तो वर्तमान में इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है, बांग्लादेश में भी पड़ता है। तो पेशावर से लेके सोनार गांव तक ये रोड बनाई गई थी। तो भारत में अगर देखें तो अमृतसर से लेकर
जो दिल्ली तक का हिस्सा है उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से लेके जो कलकत्ता तक का हिस्सा है उसे NH2 के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ सड़कें बनवाई थी, जैसे जोधपुर से लेकर चित्तौड़ तक एक सड़क बनवाई थी। उसके बाद लाहौर से लेकर मुल्तान तक एक बड़ी सड़क बनवाई थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो इसका काम था कि वो सराय स्थापित किए थे और कुल 1700 सराय बनवाए थे इसी GT रोड पर। हर एक 200 कोस पर एक सराय होता था और इस सराय में ठहरने की व्यवस्था होती थी, खाने पीने की व्यवस्था होती थी। जो लोग भी वहाँ पे ठहरना चाहते थे उनको मुफ्त में ठहराया जाता था और उनको खाने की व्यवस्था उनके लिए किया गया था। तो इतनी सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी और इन्हीं सरायों को डाक व्यवस्था से जोड़ा जाता है, अर्थात पत्राचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सरायों को डाक चौकी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण होता है कि इस व्यवस्था से डाक व्यवस्था की भी शुरुआत होती है, क्योंकि सारे सरायों को डाक चौकी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उससे पत्राचार या पत्र भेजने की जो परिपाटी है उसकी शुरुआत होती है। आधुनिक परिपाटी जो है, इसके लिए द्रुत गति से पत्र भेजे जाएं, इसके लिए घोड़ों को भी लगाया गया था। तो घोड़े जो हैं उससे पत्र भेजे जाते थे, उन घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे आधुनिक डाक व्यवस्था यहाँ से विकसित हुई। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो शेर शाह सूरी के समय में बहुत ही कठोर लॉ एंड ऑर्डर था और किसी तरीके का अपराध करने से लोग डरते थे। चोरी डकैती ये सब चीज़ें नहीं होती थी और कहा जाता है कि कोई बुढ़िया भी अगर पूरे आभूषण के साथ रात में कहीं जा रहे हो तो उसका भी चोरी नहीं किया जा सकता था, डाका नहीं डाला जा सकता था। इतना ज़्यादा भय था कानून का। तो कह लें तो पूरे तरीके से कानून का राज था। कठोर न्याय व्यवस्था थी कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान वाली व्यवस्था चलती थी। तो व्यापार भी काफ़ी मजबूत स्थिति में था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत होगा तो व्यापार और आर्थिक गतिविधियां भी काफ़ी तेज़ी से फलती फूलती हैं। तो ये शेर शाह से जुड़े हुए प्रशासनिक व्यवस्था थी, कला संस्कृति, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। और शेर शाह सूरी का जो शासन काल होता है उसे अकबर का पूर्वगामी शासन काल भी कहा जाता है। और अकबर ने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया। शेर शाह सूरी ने जिन नीतियों को लागू किया था, जिन नीतियों को चलाया था, अकबर ने भी उसे अपनाया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।